हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2023 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज का ये 13वां भाग है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप मुझसे अवश्य देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये गारंटी देते हैं कि आपको 40 में 40 नंबर सही होगा विज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I जो 0 के बराबर नहीं है और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात वायु को विरल माध्यम और कांच को सघन माध्यम माना जाता है। जब यहाँ पर प्रकाश की किरण कांच से होकर वायु में जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है अविलंब से दूर हट जाएगी। उस स्थिति में आपतन कोण जो होगा अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। तो यानी कि I का मान जो होगा R के मान से छोटा होगा। तो इस स्थिति में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी I का मान R से छोटा है। अगला प्रश्न है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। यानी कि जो दर्पण होते हैं या लेंस होते हैं उसकी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो उसके लिए दर्पण में हो या लेंस हो, उसके दर्पण या लेंस के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि ध्रुव से दाईं ओर की दूरी को धनात्मक लिया जाता है। हमेशा वस्तु जो रहता है दर्पण से बाईं ओर रहता है। इस स्थिति में इधर की जो वस्तुएं होंगी उसकी लंबाई ऋणात्मक और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो धनात्मक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरी ली जाती है कहाँ से, ध्रुव से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। यानी सोलर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल जो होता है वो बना होता है सिलिकॉन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, एक बात और बता दूं, हो सके तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कीजिए और अंत में अवश्य लिखिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगला प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। यानी कि लघु पथन कहा जाता है शॉर्ट सर्किट को। जब शॉर्ट लग जाता है कहीं पर तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो शॉर्ट लगने से प्रतिरोध का मान बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े या 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। इसका अर्थ हुआ कि कोई एक बल्ब है, वो उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। यानी कि वो जो विद्युत बल्ब होगा वो 220 वोल्ट लेगा, लेकिन वह 100 वाट विद्युत का खपत करेगा। लेकिन उस बल्ब को हमें 100 वोल्ट पर जलाना है। 220 वोल्ट की जगह अगर हम उस बल्ब में 100 वोल्ट की विभवांतर दें तब उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं कि पावर, यानी P कहा जाता है शक्ति को। शक्ति इस बल्ब का है 100 वाट। अगर हम इसे देंगे वोल्ट कितना देना है हमें, 100 वोल्ट देना है। विभवांतर हमें देना है 100 वोल्ट। इसके लिए एक सूत्र होता है, P बराबर होता है VI, यानी कि इसे हम शक्ति निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो I का मान निकालना था, यानी कि हमें विद्युत धारा। तो I बराबर हो जाएगा P/V। अगर P और V का हम यहाँ पर वैल्यू देंगे तो हो जाएगा 100/100, यानी कि कट के हो जाएगा I बराबर 1 एम्पियर। तो इस स्थिति में अगर इस बल्ब को हम 100 वोल्ट पर जलाएंगे तो विद्युत खर्चा होगा 1 एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत धारा उसमें 1 एम्पियर ही प्रवाहित हो पाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में के फिलामेंट का द्रव्य होता है।
यानी कि विद्युत का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। और जितने भी हीटर है, गीजर है, उसमें रहता है, या विद्युत इस्त्री है उसमें नाइक्रोम का तार होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 400 से 500 के बीच, सॉरी 400 से 700 के बीच होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो न्यूनतम 400 होता है, अधिकतम 700 होता है। तो यहाँ पर 400 और 700 के बीच आता है कितना? 550। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 550 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, यानी कि जो विद्युत का प्रतिरोध होता है उससे चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? तो उसमें हो जाता है क्या? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी तार जो है प्रतिरोध के कारण गर्म होता है, या कोई भी विद्युत उपकरण जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो थोड़े समय के बाद वो ऊष्मीय हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है, यानी पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो हार्मोन दिया गया है कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है? यहाँ पे ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन। एथिलीन भी पादप हार्मोन है और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो जंतु हार्मोन होता है। तो यहाँ पर पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की कौन सी विधियां है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? यानी जो मेंडल ने पौधे पर प्रयोग किया था कि कौन से पौधे लंबे होंगे, कौन से पौधे बौने होंगे, जो बीज झुर्रीदार होगा या गोल होगा या बड़ा होगा, उसके लिए उसने लिया था मटर का पौधा लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर का पौधा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। इसे अरस्तु को अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव युग्मक लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। मादा में XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती है, यानी गुर्दे का अर्थ होता है किडनी। किडनी के द्वारा हमारे रक्त को साफ किया जाता है, यानी छनन कार्य किया जाता है। उसके बाद होता है मूत्र का निर्माण। तो मूत्र का निर्माण होकर के अस्थायी रूप से वो जमा होता है कहाँ पर? मूत्राशय में। यहाँ पर यह होता है मूत्राशय, यानी इसे ब्लैडर कहते हैं। तो इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक, जिसे धवन सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन अधातु है, यानी कि यहाँ पर अधातु कौन से है? तो हम जब देखते हैं हम अपने पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पर, तो इस साइड जितने भी यहाँ तत्व है एक को छोड़ करके, आवर्त एक को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर आवर्त है 2 से लेकर 7 तक, सभी आवर्त में यहाँ जितने तत्व हैं सभी क्या है? धातुएं हैं। ये जो पिंक कलर से लगा गया है इसे ये उप धातु है, और इधर दाहिनी ओर में जो भी दिया गया है ये सारे उप धातु हैं, सॉरी क्या कहते हैं, अधातु है। और ये जो जिग जैग लाइन यानी कि पिंक कलर से इसे का टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिग जैग लाइन ये
उपधातु को रखा गया है। तो यहाँ पर जो कॉपर, यहाँ पर जो फास्फोरस है, यानी कि फास्फोरस है जिसकी परमाणु संख्या 15 होता है, ये क्या है, यहाँ पर है कौन से 15वें ग्रुप में रखा हुआ है। तो 15वें ग्रुप का ये जो तत्व है ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधातु फास्फोरस। अगला प्रश्न है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। यानी कि कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात करें तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20, यानी कि ये दूसरे वर्ग के तत्व है, इसका परमाणु संख्या होता है 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। यानी जो मेंडलीव है उसने आवर्त सारणी बनाया था, उसके में वर्गों की संख्या कितनी थी, इसमें उसके वर्गों की संख्या कुल 8 थी, आवर्तों की संख्या 6 थी। तो इसमें कुल 6 आवर्त और 8 वर्ग थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ग। अगला प्रश्न है कि जिप्सम की रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जब जिप्सम को आप गर्म करते हैं तो इससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 × 12H2O। अगला प्रश्न है बोरोन का परमाणु भार कितना होता है। बोरोन का अगर परमाणु भार देखें तो बोरोन की परमाणु संख्या है 5, यानी यह उपधातु है। इसका जो परमाणु संख्या 10.8 होता है, यानी कि लगभग 11 माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11। अगला प्रश्न है कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। यानी कि कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन है किसका, जिंक का अयस्क है। जिंक का 2 अयस्क है, कैलामाइन है, दूसरा जिंक ब्लेड है। अयस्क वो खनिज होता है जिसे शुद्ध करके किसी तत्व या धातु का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया में से एक अणु के नाइट्रोजन हाइड्रोजन की परमाणु का अनुपात कितना है। जैसे अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन होता है, उसी जगह पर 3 हाइड्रोजन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन है। देखो जैव आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैव आवर्धन होता है जब हम किसी पेड़ पौधा पर या खाद्य जिससे हमें खाने के लिए कुछ मिलता है, जैसे हो गया धान, चावल, धान हो गया, दालहन हो गया, सब्जी हो गई, इस सब पर हम कई प्रकार के रसायनों का छिड़काव करते हैं। इस उर्वरक देते हैं, उस पर कीटनाशक दवा देते हैं, तो उसका कुछ न कुछ गुण उसमें रह जाता है। वह गुण जो होता है उसी एक क्या होता है दूषित हो जाता है और ये विष का रूप ले लेता है। वह आ जाता है कहाँ पर, मानव में, उसके खाने से हो जाता है, जिसके कारण मानव में कई प्रकार की बीमारियां होती है। इसे ही कहा जाता है जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो है DDT। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र जो होता है पत्तों में पाया जाता है और रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। यानी गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ ही वाष्प का उत्सर्जन करता है फोटोसिंथेसिस के क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कोई गैस पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन लगभग 78%, और उसके बाद है ऑक्सीजन लगभग 22%। उसके बाद जो कार्बन की डाइऑक्साइड की मात्रा है हमारे वायुमंडल में है 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, यानी पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ उसे कहा जाता है जो पौधे से या किसी जीव जंतु से बाहर निकलता है। तो यानी यहाँ पर टेनिन है, गोंद है, रेजिन, ये सभी उसके उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे से निकलने वाले ये सारे क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है।
यानी कि जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस होते जिस व्यक्ति का किडनी यानी कि ब्रिक खराब हो जाता है, काम नहीं करता, या जिसे कहा जाता है किडनी फेल्योर हो जाता है, तो उसके शरीर में यानी उसके रक्त में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उसे कृत्रिम विधि से खून को यानी रक्त को साफ किया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस, यानी कृत्रिम रूप से खूनों का या रक्तों का क्या करना, शुद्ध करना, अपोहन कहते हैं इसको हिंदी में। इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोडायलिसिस, यानी कि मशीन के द्वारा जो रक्त को शुद्ध किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोडायलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का अर्थ होता है कि पृथ्वी के ओर जाना, यानी पृथ्वी की ओर खींचा जाना। तो यहाँ पर जो जड़ है, जड़ हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर यानी जल की ओर जाएगा, इसी को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो जब अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये एक फल का रूप ले लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन संचारित रोग, यानी लैंगिक जनन के द्वारा एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले यहाँ पर कौन से रोग हैं। तो यहाँ पर है एड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र होता है C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। संरचना समावयवी का अर्थ होता है कि उसका अणुसूत्र तो एक होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। तो पेंटेन का जो संरचना सूत्र होता है वो 3 होता है, जबकि इसका अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। तो कार्बन जो है यहाँ पर बात करते हैं, तो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन पाया जाए तो 14वें ग्रुप का तत्व है, और इसके आवर्त है कितना, दूसरे आवर्त और 14वें वर्ग के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस वर्ग का पूछा था, किस वर्ग के, तो 14वें वर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है घेंघा रोग पनपता, यानी घेंघा रोग किस कारण से होता है। घेंघा रोग जो होता है कुछ इस प्रकार के होते हैं, गले फूल जाता है, गले में एक ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को चाहिए क्या, उसको काम करने के लिए आयोडीन। जब आयोडीन इसे नहीं मिलता तो यहाँ पर गला क्या हो जाता है, फूल, कार्बोहाइड्रेट का सही से पाचन नहीं कर पाता, जिस कारण से गला क्या होता है, फूल जाता है। इसे ही कहा जाता है घेंघा रोग। तो यह आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन। अगला प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि रंध्र जो पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है। आपने इस प्रकार के यंत्र तो डॉक्टर के पास अवश्य ही देखे होंगे। इससे रक्त चाप मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापी जाती है। और बीपी मापने वाले इस यंत्र को कहा जाता है एस्फेग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है, वयस्क मनुष्य जो होता है, स्वस्थ होता है, उसका जो रक्त दाब होता है यानी कि बीपी होता है 120/80, अर्थात 120 के स्पीड में हृदय से रक्त शरीर में जाता है और 80 के स्पीड में वापस आता है, इसे कहा जाता है 120/80। अगला प्रश्न है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है। लसिका जो होता है रक्त में पाए जाने वाला एक तत्व है। तो लसिका का जो रंग होगा हल्के पीले रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। और जैव अनिम्नीकरण का अर्थ वह होता है जिसे पुनः प्राकृतिक में वह नहीं मिले। जैव निम्नीकरण वह पदार्थ होता है जो प्राकृतिक में मिल जाए, और जो अजैव अनिम्नीकरण होता है वो पुनः प्राकृतिक में नहीं मिलता है। तो कागज आसानी से क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, प्रकृति में वाहित मल, लकड़ी, डीडीटी ये सभी मिल जाएगा। लेकिन वाहित जो मल है, वाहित मल यानी कि जो पन्नी है, प्लास्टिक है, कचरे का डिब्बा सब है, ये सब कभी भी पुनः प्राकृतिक में नहीं मिलता। तो वाहित मल जो है वो अजैव अनिम्नीकरण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है सेल विद्युत वाहक बल है, यानी सेल का विद्युत वाहक जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल क्या है। तो सेल विद्युत वाहक बल जो होता है यानी कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल को ही सेल विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र का है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है जहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे एक साथ मिल करके रहते हैं, उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। इस पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं, यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है वो दूर के वस्तु तो साफ साफ देखेगा किंतु नज़दीक के वस्तु वह नहीं दिखेगा। तो कह रहा है कि साफ साफ देख पाता है तो दूर के वस्तुओं को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस स्थिति में क्या होता है, जो आँख का में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के बाहर बन जाता है, यानी रेटिना पर न बन के रेटिना के बाहर बन जाता है। उसको दूर करने के लिए इसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। यानी कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न, यानी यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन कह रहा है कि सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न बना हुआ नहीं है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से बना हुआ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। जो विद्युत धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चिन्हों के निर्देशांक परिपाठी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अभी पहले बताए थे कि जो दर्पण होते हैं या लेंस होते हैं उसके ध्रुव के जो बाईं ओर होता है उधर ऋणात्मक लिया जाता है और दाहिनी ओर धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ का धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इस दोनों का जो फोकस दूरी होता है दाहिनी ओर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्यतः नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि नमक का जो जलीय घोल होता है वो विद्युत का सुचालक है, यानी उससे विद्युत आर पार चला जाएगा। तो यह किस कारण से होता है, ये होता है धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण ऐसा वो कर पाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त क्या घटक है। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हमारा आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है कि कृमि रूप परिशेषका किसका हिस्सा है। यानी कृमि रूप परिशेषका को अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे शरीर में बड़ी आंत के जो शुरुआत में लगा होता है। जब छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार के अतिरिक्त अंग है हमारे शरीर में। पहले जब मानव का उद्भव हुआ तो उस समय जब मानव कच्चे मांस खाते थे तो इस में एक प्रकार की बैक्टीरिया होता है वो उस कच्चे मांस को पचाने में सहायता करता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका कोई काम नहीं, इसीलिए क्या कहा जाता है अतिरिक्त अंग कहा जाता है। तो ये आहार नाल में होता है ये परिशेषका यानी कि अपेंडिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार नाल। अगला प्रश्न है प्रकाश की ओर प्रारोह की गति क्या है। यानी कि जब हम किसी पौधे को छांव में रख देते हैं तो हमेशा प्रकाश की ओर वह मुड़ जाता है। तो प्रकाश की ओर मुड़ने की पेड़ पौधे को प्रकाश की ओर मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि कौन ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता है। तो वो है घेंघा रोग। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, इसमें कंठ जो फूल जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के कपाल में तंत्रिका की यानी कि
हमारे कपाल में यानी कितने जोड़ी तंत्रिका को पाए जाते हैं? तो कुल 12 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है कपाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? यानी हम किसी गंध को पहचानते हैं, कोई अच्छा गंध है, कोई खराब गंध है, उसे पहचानने के लिए कहाँ पर केंद्र होता है? तो हम अग्र मस्तिष्क के द्वारा हम गंध को पहचानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मोनार्चे कहला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनार्चे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का विधि है? कायिक प्रवर्धन उस विधि को कहा जाता है जिस विधि में, यानी हम सब जानते हैं कि अधिकांश जितने भी पौधा होता है उसके नए वृक्ष के लिए उसमें बीज होता है, तो इससे बीज से पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं उसका बीज नहीं होता, उसे किसी अंग को काट कर एक, जैसे किसी को डाली काट कर लगा दे, जैसे गुलाब फूल का टहनी लगा देने से उसमें से नए पौधे हो जाते हैं। किसी का क्या होता है, पत्ता, जैसे ब्रायोफिल्म का पत्ता गिरने से उसमें क्या हो जाता है, पौधे आ जाते हैं। जैसे गन्ना का अगर रोपना है तो गन्ना को काट के ही लगाया जाए तो उसे गन्ना हो जाता है। आलू को रोपने के लिए आलू को ही रोप दिया जाता है। इसी पर को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पर कहा जाएगा कायिक प्रवर्धन की कौन सी विधि? कलम लगाना, बिल्कुल। जैसे आम में कलम लगाया जाता है तो एक कलम लगाना एक कायिक प्रवर्धन है। क्योंकि अगर आपके पास एक मालदा आम है तो उसका फिर अगर जो गुठली होगा उससे मालदा आम नहीं बनेगा, तो उसके लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, यानी कलम लगाया जाता है। कलम बंधन होता है, दाव कलम होता है, ये सभी प्रकार के है कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? यानी कि यहाँ पर कौन ऐसे अधातु का गुण होता है कि वह विद्युत का चालन नहीं करता लेकिन कुछ अपवाद हो जाते हैं। तो ग्रेफाइट वो अपवाद है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या करता है, सुचालक है। ग्रेफाइट वही जिसे हम लोग पेंसिल में लिखने का काम करते हैं, वही ग्रेफाइट है। वो विद्युत का क्या करता है, सुचालन करता है, उससे विद्युत आर पार चली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित धातु है? यानी कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित यानी सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है? तो यहाँ पर सोडियम है सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी में। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यानी कि सबसे सक्रिय कौन सा धातु होगा? अगर सक्रियता श्रेणी पर बात करें तो सबसे अधिक जो सक्रिय धातु पोटेशियम है और सबसे कम गोल्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक निम्नलिखित में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन से है? तो इसमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु सोडियम है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना को माना जाता है 24 कैरेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबाकर रखे जाने वाले धातु को कहा जाता है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही अभिक्रिया करना शुरू कर देता है और ये बहुत ही मुलायम धातु होता है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जल में तो इसे बिल्कुल नहीं रख सकते, जल के साथ इसका बैर है, जैसे ही जल में ज़्यादा तुरंत विस्फोट करता है। इस कारण से इसे हमेशा किरोसिन में डुबाकर ही रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? यानी कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल में होता है H+ आयन। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सबसे सबल अम्ल है? यानी सबल अम्ल का अर्थ होता है कि सबसे शक्तिशाली अम्ल, और सबसे शक्तिशाली अम्ल उसे कहा जाता है जिसका pH मान सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान कम होने के कारण यह सबसे शक्तिशाली अम्ल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, यानी शुद्ध जल का pH, शुद्ध जल कहा जाता है न तो क्षारीय प्रकृति का है न ही अम्लीय प्रकृति का। तो शुद्ध जल का जो मान होता है 7 होता है। तो 7 क्या होता है, उदासीन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को
लाल कर देता है, यानी नीले को लाल करने वाले को कहा जाता है अम्ल। यानी अगर कोई ऐसा जलीय विलयन है और वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अर्थात वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल, यानी कि एसिड, जिसे उर्दू में तेजाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? यानी कि यहाँ फोकस दूरी धनात्मक है, और फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, उत्तल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो समतल दर्पण होता है, जिस समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसका उपयोग हम सामान्यतः अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो समतल दर्पण होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? यानी दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। यानी जब समतल दर्पण द्वारा आवर्धन बहुत कम आवर्धन होता है, यानी कि +1 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बना जाता है? तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण ये भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, और समतल दर्पण, यानी कि सभी दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। वैसे समतल दर्पण के एक स्थिति में, बाद बाकी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? यानी कि हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन यही बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ कह रहा है कि विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी लेंस की कौन सा लेंस है जिसके फोकस दूरी धनात्मक होती है? एक ही क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट आया है। तो उत्तल लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? यानी कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय होगा, और जिस पीएच मान का जितना अधिक जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना क्षारीय होगा। यहाँ सबसे अधिक कितना है? 11। तो ये सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा pH 11 वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूना का जो जल है उसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में सोडा ऐश का सूत्र होता है। यानी सोडा ऐश जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन ग्लोवर लवण का सूत्र है? यानी ग्लोवर लवण किसे कहा जाता है? तो ग्लोवर लवण कहा जाता है Na2SO4 × 10H2O को कहा जाता है ग्लोवर लवण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक उसे कहा जाता है जिसे लैब में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक सूचक उसे कहा जाता है जिससे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे लाल पत्ता गोभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, अपना रंग बदल के अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है जो अपना रंग बदल के अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। उसी प्रकार
जो है गंधीय सूचक के रूप में लौंग का तेल का उपयोग किया जाता है। और लिटमस पत्र भी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक ही है। तो यहाँ पर कहला संश्लेषित सूचक, तो यहाँ पर संश्लेषित सूचक कौन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ जिसमें ज्वाला तो नहीं होगा लेकिन वह जलेगा। तो बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कोयला है। कोयला बिना ज्वाला के भी जल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग यानी कमी भी दिया गया है, ऑक्सीजन का योग भी दिया गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो होगा ही होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जब जल में वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर मुक्त होने वाला गैस होता है हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और नए चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मैं सहायता करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।